जय हिंद दोस्तों। तो पॉलिटी का मेरा लगातार वीडियो अपलोड हो रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। दशहरा पूजा में थोड़ा सा 1-2 दिन का छुट्टी हुआ था, ठीक है। तो हमने भाग 1, भाग 2 और भाग 3 पॉलिटी का यानी मौलिक अधिकार तक खत्म कर लिए। आज भाग 4 की चर्चा करेंगे, यानी भाग 4 की चर्चा करेंगे, जिसमें कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व। क्या चीज की चर्चा है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है। इसमें अगर हम आर्टिकल यानी अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक की इसमें चर्चा की गई है। तो हम लोग आज यह जानेंगे कि आर्टिकल 36 में क्या है, 37 में क्या है, ऐसे 51 तक क्या है। देखिए, ये एक प्रकार का निचोड़ है। छोटे एग्जाम के लिए यह रामबाण साबित होगा, और आप बड़ा एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह आपके लिए रिवीजन का काम करेगा। मौलिक अधिकार हो या नीति निर्देशक तत्व, हमने यह लगभग 4 से 5 क्लासों में इसका 1 घंटा का क्लास हम किए हैं। उसके बाद ये शॉर्ट में हम बनाए हैं। तो ठीक है, आपको बहुत सारा इसमें लगेगा कि हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया, लेकिन यकीन मानिए जो भी आपको मतलब कि है, हम पूरा कोशिश किए कि ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में आपको दे पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझिए कि जो नीति निर्देशक तत्व है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, आखिर इसका यूज क्या है संविधान में। आखिर नीति निर्देशक तत्व को क्यों लाया गया? तो भारत के जो संविधान निर्माता थे वो नीति निर्देशक तत्व को बनाए, तो उसमें क्या लिखे थे? यह बाध्य योग नहीं है। अगर राज्य इसको फॉलो नहीं करता है तो आप इसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन यह जरूर कहा गया कि राज्य कोई भी कानून यानी कि विधि बनाएगा तो इन सभी नीति निर्देशक तत्वों को मतलब ध्यान में अवश्य रखेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीका से इसको अच्छा से खत्म करते हैं। ठीक है, तो पूरा चीज को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं। तो अनुच्छेद 36 की चर्चा करते हैं। इसका यूज क्या है? सरकार नीति निर्माण में इसका मतलब कि देखेगी और इसी के आधार पर कोई कानून बनाएगी। मतलब कि देखिए, नीति निर्देशक तत्व में चर्चा है कि आपको सरकार काम देगा, आपको भोजन देगा, ठीक है, बहुत सारा चीज इसमें है। लेकिन सरकार के पास उतना आर्थिक स्थिति भी तो ठीक होना चाहिए। अब इसमें लिखा गया है कि मान के चलिए कि पहले तो था कि शिक्षा का अधिकार, लेकिन उसको मौलिक अधिकार बनाया गया। इसमें है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को, ठीक है, राज्य क्या करेगा? उसका अच्छा परवरिश और शिक्षा का अधिकार का बारे में बोला गया। अब सरकार के पास पैसे नहीं रहेगा तो आपको कैसे देगा? इसमें देखिए कि अनुच्छेद 41 में काम, शिक्षा और लोक सहायता देगा। अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है या बीमार व्यक्ति है, ठीक है, या फिर वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति या फिर बेरोजगार व्यक्ति, तो इसमें लिखा गया है कि सरकार उसको काम देगा। लेकिन सरकार के पास काम भी तो होना चाहिए, पैसा भी तो होना चाहिए। यानी नीति निर्देशक तत्व है जो कि सरकार की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। ठीक है, लेकिन सरकार इसका पूरा ध्यान रखेगा। अगर पॉसिबल रहा तो वो देगा। तो हम सबसे पहले 36 में चर्चा की है। पहले तो इसमें लिखा गया कि राज्य नीति निर्देशक तत्व का ध्यान रखेगा। तो राज्य कहेंगे किसको? तो हम लोग अनुच्छेद 12 में देखे थे। ठीक है, अनुच्छेद 12 यानी कि मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 12 में क्या देखे थे? राज्य की परिभाषा, प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक, ठीक है। न्यायपालिका मतलब कि राज्य के अंतर्गत नहीं आती, कार्यपालिका, विधायिका सभी राज्य के अंतर्गत आती है। अगर आप सरकार के अंदर में किसी कोई काम करते हैं, कोई अधिकारी हैं, ठीक है, तो आप राज्य हैं। ठीक है, और भी बहुत सारा राज्य के अंतर्गत आता है। तो राज्य की परिभाषा इसमें दी गई है 36 में, और इसमें अलग से नहीं लिखा गया, बस लिख दिया कि राज्य का परिभाषा वही होगा जो अनुच्छेद 12 में है। अनुच्छेद 37 में साफ लिख दिया गया कि राज्य अगर नीति निर्देशक तत्व में दिए गए कोई भी चीज को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, तो आप इसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। यानी यह बाध्य योग नहीं है। बाध्य योग मतलब जिस पर सुनवाई नहीं होगा, या कोर्ट में आप इसके खिलाफ केस दर्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यह बाध्य योग नहीं है। अनुच्छेद 38, यहाँ से हमारा नीति निर्देशक बहुत अच्छा से स्टार्ट होता है कि नीति निर्देशक के तहत राज्य हमें क्या क्या चीज प्रदान करता है। तो इसमें लिखा गया है कि सरकार कोई भी कानून बनाएगा तो उसमें कोई भी कानून बनाएगा या कानून के माध्यम से लोक कल्याण यानी लोगों के भलाई के लिए और उसके अभिवृद्धि यानी उसके उत्थान के लिए कार्य करेगा। ठीक है, सरकार जो है लोक के कल्याण और अभिवृद्धि के लिए क्या करेगा? उत्थान का कार्य करेगा। अब अनुच्छेद 38 में क्या है कि राज्य जो है लोगों का कल्याण यानी लोक कल्याण और उसके उत्थान के प्रति अपने, ठीक है ना, मतलब कि कानून और नियम बना के उत्थान करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 में देखिए, 39 के ABCDEF कितने इसके खंड है? कुल 6 मतलब भाग है अनुच्छेद 39 के। इसमें बहुत सारा चीज कहा गया है। अनुच्छेद 39 के समझ जाइए। देखिए, इसमें कहा गया है, ठीक है ना, कोई भी मान के चलिए कि व्यक्ति है तो उसका आजीविका का मतलब कि पुरुष हो या महिला हो, आजीविका यानी कि उसको घर परिवार चल, आजीविका यानी कि कुछ तो साधन होना चाहिए जिससे उसका जीवन चल सके। तो आजीविका का प्रबंधन राज्य करेगा। अनुच्छेद 39 के ये में कहा गया। अनुच्छेद 39 के
बी में क्या कहा गया कि कोई भी जैसे भौतिक संसाधन है, जैसे मान के चले कि क्रोम में कोई राज्य में या कोई विशेष किसी का खेत में मान के चले पेट्रोलियम निकल गया या खनिज का उत्पादन होने लगा या बॉक्साइट निकल गया, ठीक है, तो उसको ये नहीं है कि जिसके खेत में निकला या जिसके क्षेत्र में उसी को दे दिया जाएगा, बल्कि उस पर समूह से यानी सभी लोगों का मतलब कि विस्तार यानी सभी लोगों में वो बंटवारा होगा, ठीक है ना। भौतिक कोई भी संसाधन है तो उस पर किसी एक का मतलब कि वर्चस्व नहीं रहेगा, बल्कि उसको समस्त में बांटा जाएगा, ठीक है, अपने अपने हिसाब से, ठीक है, किसी को ज़्यादा किसी को कम, लेकिन उसको बांटेगा। अब कोई धन भी है, मान के चलिए मुकेश अंबानी हो गया या अडानी हो गया, सभी के पास धन संचय, तो मान के चलिए टैक्स के माध्यम से या किसी चीज़ के माध्यम से उससे धन लेके बाकी जो गरीब तबके के आर्थिक रूप से जो कमजोर उनमें बांटा जाएगा, यानी धन का भी केंद्रीकरण नहीं होगा। तो ई दुगो अनुच्छेद 39 के बी और 39 के सी, ई दुगो जो है यानी भौतिक संसाधन पर किसी एक का वर्चस्व नहीं होने देगा राज्य कानून बना के, और साथ ही साथ धन का केंद्रीकरण नहीं होने देगा किसी विशेष व्यक्ति के पास। अगर ये दो चीज को फॉलो करना होगा राज्य को, तो इसके लिए मौलिक अधिकार को भी कम किया जा सकता है, यानी अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 ये दो को, ठीक है ना, कम किया जा सकता है। तो यही पूछता कि नीति निर्देशक तत्व वो दो कौन से हैं जिसके तहत मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 को कम किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 39 के बीच अनुच्छेद 39 कैसे, इसमें कहा गया है कि मतलब पुरुष महिला के बारे में समान वेतन वगैरह ये सब, ठीक है, आप समझ गए अनुच्छेद 39। अब अनुच्छेद 40 समझते हैं। अनुच्छेद 40 जो है खास करके महात्मा गांधी जो है इस अनुच्छेद को मतलब कि उसी समय लागू करने के लिए बोले थे। इसमें कहा गया है कि राज्य जो है ग्राम पंचायत का गठन करने का प्रयास करेगा। आप लोग को पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व में ग्राम पंचायत है, यानी जब संविधान बना था, हमारा देश जब आजाद हुआ था, उसमें पंचायत टाइप के अभी जो देख रहे हैं ग्राम पंचायत, नगर निगम, ये सब चीज नहीं था। इसमें बस नीति निर्देशक तत्व था कि राज्य जो है आगे चल के ग्राम पंचायत का गठन करने का प्रयास करेगा। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि 1959 में मतलब कि नागौर जिला राजस्थान में पड़ता, तो वहाँ पे एक जिला में क्या हुआ, ग्राम पंचायत टाइप का मतलब चुनाव हुआ, वहाँ पे स्थापना हुआ। लेकिन पूर्ण रूप से सारे देश में क्या हुआ, 72वां संशोधन, 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में पूरे देश में क्या किया गया, ग्राम पंचायत का गठन किया गया, ठीक है। अब हम लोग आगे समझते हैं। अनुच्छेद 41 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 41 में साफ साफ कहा गया है कि मतलब कि जो राज्य है ये बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति या बेरोजगार व्यक्ति या फिर कोई दुर्बल व्यक्ति, ठीक है, या फिर मान के चले कि जो किसी कारण मतलब नीचे दब गया, उस व्यक्ति के लिए काम, शिक्षा और लोक सहायता की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 41 में कहा क्या गया है कि काम, शिक्षा और लोक सहायता की व्यवस्था करेगा। लेकिन मान के चले कि आपको कोई काम दे दिया, लेकिन आपको जबरदस्ती खटैले है, 24 घंटा में बाकी 22 घंटा खराब जगह पर रख रहा था, ये सब चीज सही नहीं ना। तो डायरेक्ट अनुच्छेद 42 में साफा साफा लिखा गया कि राज्य जो है कोई भी काम देगा तो उसमें न्याय संगत दशा देगा। न्याय संगत मतलब समझे, ऐसा दशा देगा, यानी काम करने की ऐसा दशा होना चाहिए जो न्याय संगत हो। ये नहीं कि आपसे कुछ ऐसा काम दे दे जो आपको मतलब कि बस शोषण टाइप का आपका हो, लेकिन नहीं, न्याय संगत हो मतलब आपको कोई ऐसा काम नहीं करवाया जाएगा जिससे आपका शोषण हो या जिससे आपका मतलब कि मानसिक संतुलन बिगड़े, ठीक है ना, या फिर आपका फिजिकली डैमेज हो। ऐसा काम रहेगा जो न्याय संगत हो, मतलब कि काम को आप अच्छा से कर पाए, एक निश्चित समय में कर पाए, और ये न्याय संगत की व्यवस्था करता। उसके आगे वाला अनुच्छेद 43 में क्या कहा गया कि न्याय संगत होगा। लेकिन देखिए, मान के चलिए आपको बहुत अच्छा से काम करवाया, कुर्सी पर बैठा के काम करवा, लेकिन वेतन दे रहा है मान के चलिए एक दिन का 30 रुपया, एक दिन का 50 रुपया, तो ठीक बात नहीं ना। तो निर्वाह मजदूरी देगा, इतना मजदूरी देगा जिससे कि आपका जीवन जो है निर्वाह यानी गुजार भत्ता जो भी है, गुजार विषय, ये अच्छा से हो सके, ठीक है। और इसमें साथ ही साथ क्या कहा गया कि कुटीर उद्योग यानी छोटा छोटा जो उद्योग होता है, जैसे मान के चलिए कोई पत्थर बनाने का काम करता है या कोई छोटा मोटा काम जैसे कोई पेन बनाता है लकड़ी से, तो ये सब कुटीर उद्योग का विकास के बाद किया गया। तो अनुच्छेद 41, 42, 43 जुड़ा है। अनुच्छेद 41 में काम, शिक्षा, लोक सहायता देने की बात करता है। अनुच्छेद 42 में न्याय संगत काम देने की बात है, यानी जो भी काम देगा तो न्याय संगत दशा होना चाहिए। अनुच्छेद 43 में निर्वाह मजदूरी, यानी आपको काम देगा, एक अच्छा दशा देगा, उसके साथ ही आपको निर्वाह मजदूरी देगा। अब अनुच्छेद 44 में क्या कहा गया है, ठीक है, कि समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता यानी देश में सभी व्यक्तियों के लिए राज्य एक समान कानून बनाने का प्रयास करेगा। लेकिन यह जब संविधान बना तब दो प्रकार के मतलब कि क्या कह सकते हैं कानून मतलब होता है, जैसे एक फौजदारी होता है, एक दीवानी होता है। यानी कि फौजदारी मतलब क्रिमिनल और दीवानी मतलब सिविल। क्रिमिनल के लिए तो सभी देशों लोगों के लिए समान मतलब कि कुछ अपवाद भी है, राज्यपाल राष्ट्रपति सब तो बाद में समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, समान नागरिक संहिता यानी क्रिमिनल मामले में यानी कि सबके लिए बराबर है। अगर हिंदू भी किसी का कुछ किया, मर्डर किया, मोबाइल छीना, तो उसको भी उतना ही सजा मिलेगा जितना मुस्लिम को मिलेगा, ईसाई को मिलेगा, बौद्ध। लेकिन सिविल मामले में ये मतलब कि लागू नहीं होता। सिविल मामले में है कि अगर
हिंदू व्यक्ति कोई है तो वह एक लड़की से शादी किया और अगर दूसरा व्यक्ति से तभी शादी कर सकता है जब इसको तलाक दे, और तलाक अगर हिंदू व्यक्ति कोई देता है तो साथ में उसको कुछ मोटी रकम या फिर उसका मुआवजा देता है या महीना महीना कुछ देता है, ठीक है। लेकिन मुस्लिम धर्म में कहा गया कि नहीं, हम सिर्फ तलाक 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 बोल देंगे तो हमारा तलाक हो जाएगा, हम इसको तलाक दे भी देंगे और बाद में हम मान के चलिए कि क्या करेंगे, दूसरा से शादी कर लेंगे, ठीक है ना, कोर्ट में नहीं देंगे, बस बोल के कर देंगे। तो इस तरीका से अलग अलग सब धर्म में कानून है। तो यही कहा गया अनुच्छेद 44 में कि अगर मतलब आगे चल के राज्य क्या करेगा, सभी सिविल और फौजदारी दोनों मामले को सभी व्यक्तियों के लिए एक समान करने का बात कहा गया। भीमराव अम्बेडकर इस मतलब कि कानून को लागू करने के बहुत ही पक्षधर थे, लेकिन उस समय हो नहीं पाया। आप देखिए कर रहा है तो समझ ही रहे, ओवैसी वगैरह है, थोड़ा सा रोक रहा है, लेकिन होगा आगे चल के, कोई दिक्कत नहीं। 45 अनुच्छेद 45 क्या कहता है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को, ठीक है ना, राज्य क्या करेगा, प्राथमिक शिक्षा और उसका मतलब कि विकास के लिए जो शिक्षा होता है वो देने का प्रयास करेगा। जैसे आंगनबाड़ी वगैरह ये सब देखें, इसी के तहत खुला राज्य प्रयास कर रहा है, लेकिन हाँ नहीं करेगा तो आप केस नहीं कर सकते, न्यायालय में नहीं जा सकते। अनुच्छेद 45 क्या हुआ, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को राज्य मतलब कि शिक्षा देने का, ऊपर उठाने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 46 समझिए, अनुच्छेद 46 में ही कहा गया कि राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा दुर्बल वर्ग के जो भी लोग होंगे उसको उत्थान करने के लिए कुछ विशेष प्रयास करेगा। यानी एक तरह से आरक्षण की बात किया, SC ST यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दुर्बल वर्ग जो होगा उसका उत्थान करने का प्रयास करेगा। देखिए एक चीज बताना हम भूल गए कि नीति निर्देशक जो तत्व है ये आयरलैंड से लिया गया है, और आयरलैंड जो है वो भी लिया था स्पेन से लिया था, यानी कि स्पेन जो है ये नीति निर्देशक तत्व का जनक है। उससे कौन लिया, आयरलैंड, आयरलैंड से कौन लिए, हम लोग लिए, यानी भारत में, ठीक है। 46 में कहा गया है SC ST और दुर्बल वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए राज्य विशेष प्रयास करेगा। ये जो भी है राज्य करेगा, नीति निर्देशक तत्व किसका है, राज्य का, राज्य करेगा। अनुच्छेद 47 में साफ साफ कहा गया है कि राज्य व्यक्तियों का पोषण आहार यानी हमारा खान पान का स्तर ऊंचा करना तथा जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य, हमारा जो स्वास्थ्य है इसको ऊंचा करने का हर संभव प्रयास करेगा, तथा मादक पेय पदार्थ इस सब पर प्रतिबंध लगाएगा आगे चल के, ठीक है। नहीं लगाएगा, अगर शराबबंदी नहीं करता तब केस नहीं कर सकते, लेकिन अगर कर देगा तो इस सरकार यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व में लिखा गया, क्योंकि गांधी जी जानते थे कि हमारे देश में जो भी व्यक्ति डेली काम करता है तो बहुत कम ही यहाँ पे मजदूरी होती है। 100 रुपया कमाया, 50 रुपया के दारू पी लिया, 50 रुपया घरे लाया, तो कहीं ना कहीं गांधी जी जानते थे कि शराब जो है, ठीक है ना, अमीरों को तो उतना इफेक्ट नहीं करता, लेकिन गरीबों को, घर को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। इसीलिए ये सब क्या होगा, गांधीवादी तत्व हो गया, ठीक है। अब अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि राज्य जो है कृषि और पशुपालन, कृषि यानी खेती बाड़ी और पशुपालन यानी गाय भैंस, इस सब के जो पशुपालन है, भेड़ बकरी ऊंट, ठीक है ना, इस सब के कृषि और पशुपालन को उत्थान के लिए, ठीक है ना, आधुनिक मतलब कि मशीनीकरण का उपयोग करेगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो सके, ज्यादा से ज्यादा दूध उत्पादन हो सके, खेती हो सके, ज्यादा से ज्यादा अगर मांस के लिए अगर मान के चलिए कि बकरी को पाला जा रहा है या भेड़ को, तो उसका उत्पादन बढ़ सके, यानी कृषि और पशुपालन में क्या हो सकता है, आधुनिकरण। साथ ही साथ 48 हो गया, 48 के एक में जोड़ा गया था 1976 में, पता है इंदिरा गांधी की सरकार थी, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, मीनिंग का मतलब कि संविधान संशोधन उसको कहा जाता है। तो इसमें जोड़ा गया कि पर्यावरण की रक्षा करने का भरपूर प्रयास कौन करेगा, राज्य, ओके। अनुच्छेद 49 में साफ साफ कहा गया है कि अगर राष्ट्रीय महत्व की कोई स्मारक है तो उसको राज्य जो है, राष्ट्रीय महत्व का कोई स्मारक है उसको राज्य क्या करेगा, मतलब कि अच्छा से रखने का, उसका देखभाल करने का प्रयास करेगा। मान के चलिए कि जैसे कि अभी बिहार है तो बिहार में मान के चलिए पटना में कोई जैसे दीदारगंज में बहुत जब पुराना जमाना की अच्छी की एक मूर्ति मिला था, ठीक है ना, तो उस तरीका का कोई मंदिर मिल जाता है या ये मिल जाता है तो उसको राज्य प्रयास करेगा कि बहुत उसका इतिहास गहरा जुड़ा है या राष्ट्रीय महत्व का है, ठीक है ना, तो उसको संवारने का, सजाने का, यानी कि उसको अच्छा से रखने का प्रयास करेगा। लेकिन अगर नहीं रखता है तो आप कोर्ट में जाके ही नहीं कहिएगा कि राज्य इसका ख्याल नहीं रखता है, ठीक है। लेकिन हाँ, राज्य का ये दायित्व होगा कि वह कोई भी राष्ट्रीय महत्व का स्मारक होगा उसको बेहतर तरीका से मतलब कि चलाएगा, अच्छा से रखेगा, ठीक है, देखभाल करेगा। अनुच्छेद 50 में लिख दिया गया है कि लोक सेवा में, ठीक है ना, लोक सेवा मतलब नहीं समझे काम का, जैसे DM SDM ये सब हो गया, लोक सेवाएं, ठीक है, जो लोगों के सेवाएं के लिए जो बनता है जैसे अधिकारी लोग, तो इसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग किया जाएगा। जैसे देखिए अभी DM किया है कि वह दीवानी मामला भी समझता है, ठीक है, जैसे राजस्व वगैरह का भी काम संभाल लेता है, साथ ही साथ वह मान के चलिए कि मजिस्ट्रेट वाला भी काम कर देता है, किसी को क्या करता है, न्याय वाला भी काम कर सकता है, यानी किसी को दंड भी दे देता है। तो यही चीज के बारे में लिखा गया उस समय
अभी भी मतलब थोड़ा बहुत कहीं कहीं अलग हो गया, कहीं कहीं एक साथ है। तो इसमें लिखा गया कि राज आगे चल के कार्यपालिका को अलग, न्यायपालिका को अलग, यानी राजस्व कोई वसूली कर रहा तो राजस्व वसूलेगा, देख रेख करेगा, पूरा प्रशासन संभालेगा, और न्यायपालिका अपना दंड सुनाएगा, फलना के सजा सुनाएगा वगैरह वगैरह। तो अनुच्छेद 50 में लिखा गया है लोक सेवा में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण करने का प्रयास राज्य करेगा। अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि राज्य जो है किसी भी विषय पर अंतर्राष्ट्रीय शांति के तहत काम करेगा। जैसे मान के चलिए कि अभी इजराइल और फिलिस्तीन या हमास में युद्ध हो रहा है गाजा पट्टी में, तो भारत का क्या कर्तव्य बनेगा, ठीक है, सरकार भी एक प्रकार का राज्य है, तो सरकार का क्या कर्तव्य बनता है कि वह शांति तरीके से उसको समझाए, ये नहीं कि किसी प्रकार का हिंसा का वो मतलब बढ़ावा दे, नहीं, कोई भी चीज हो, या कि दो देश के माध्यम, मान के चलिए भारत का कनाडा के साथ है, ठीक है ना, तनाव हो गया तो उसको शांति के माध्यम से समझाए, ये नहीं कि युद्ध की बात करें, हिंसा की बात करें, जितना प्रयास हो सके शांति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाने का प्रयास करेगा राज्य। तो यहाँ पे हो गया खत्म। 51 के काम है मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, या 51 के एक में या ए में काम में मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य को कल समझेंगे। 11 को मौलिक कर्तव्य प्रधान में है, शुरू में 10 को जोड़ा गया, फिर बाद में वो जोड़ा गया, उसको हम कल एक वीडियो में बढ़िया से समझ लेंगे। अब जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। अनुच्छेद 36 है, अनुच्छेद 36 में कहा गया कि राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 में कहा गया कि नीति निर्देशक तत्व बाध्य योग नहीं है, यानी अपने न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। अनुच्छेद 38 में कहा गया कि राज्य जो है लोक कल्याणकारी, यानी लोगों का कल्याण करने के लिए कार्य करेगा। अनुच्छेद 39 में कहा गया कि ठीक है ना, मतलब पुरुष स्त्री सभी को आजीविका का मतलब कि अवसर प्रदान करेगा, और कोई भी संसाधन पर एकीकृत यानी केंद्रीकृत नहीं होने देगा, साथ ही साथ धन का केंद्रीकरण पर भी रोक लगाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 40 में कहा गया कि ग्राम पंचायत का राज गठन करेगा। 41 में कहा गया कि स्वास्थ्य, शिक्षा और लोक मतलब की भागीदारी में मतलब काम देने का कार्य करेगा। 42 में कहा गया कि उचित दशाएं, न्याय संगत दशाएं काम में देगा। 43 कहा कि मतलब कि निर्वाह मजदूरी देगा, साथ ही साथ 43 में और कहा गया था कुटीर उद्योग की स्थापना करेगा। अनुच्छेद 44 में कहा गया कि राज्य समान नागरिक संहिता यानी सभी लोगों के लिए समान कानून की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 45 में कहा गया कि 0 से 6 वर्ष को बच्चों के लिए 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए राज्य मतलब कि पढ़ाई लिखाई में खासा ध्यान रखेगा। अनुच्छेद 46 में कहा गया कि अनुसूचित जाति, जनजाति तथा दुर्बल वर्ग के लोगों को उत्थान के लिए विशेष प्रबंधन कौन करेगा, राज्य करेगा। अनुच्छेद 47 में कहा गया कि मतलब पोषण स्तर इस समय मतलब उत्थान करेगा राज्य, साथ ही मादक पेय पदार्थ में क्या करेगा, रोक लगाएगा। अनुच्छेद 48 में कहा गया कि कृषि तथा पशुपालन में सरकार आधुनिकीकरण करेगा, पर्यावरण की रक्षा वगैरह भी करेगा, इसमें आ गया। अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि राष्ट्रीय स्तर के, राष्ट्रीय महत्व का जो स्मारक होगा उसका देखभाल के प्रयास करेगा। अनुच्छेद 50 में कहा गया कि लोकसभा में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया जाएगा। और अनुच्छेद 51 में लिख दिया गया कि कोई भी मतलब मसला हो उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौता के तहत क्या इस पर मतलब कि मसला को संभालने का प्रयास करेगा राज्य। ओके दोस्तों, तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे से समझोगे। अगर किसी तरीका का डिफॉल्ट लगे तो आप जरूर बेशक कमेंट करें, वीडियो डिलीट करके दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे बढ़िया से। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।